हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। कमरे में पसरी हुई खामोशी इस बार अलग थी। कुछ देर पहले तक जो तनाव, हार और असमंजस का था, अब वो एक नई दिशा में बदल चुका था। स्क्रीन पर चमकते हुए कई एंकर पॉइंट्स अब भी सक्रिय थे, लेकिन रिया उन्हें उसी नजर से नहीं देख रही थी जैसे पहले देख रही थी। अब वे उसके लिए केवल खतरे नहीं थे, बल्कि संकेत थे। ऐसे संकेत जो ये बता रहे थे कि सिस्टम किस दिशा में बढ़ रहा है और उसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है। उसने धीरे से कहा कि अगर यह सिस्टम खुद को लगातार बदल सकता है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई स्थायी संरचना नहीं है, और जहां स्थिरता नहीं होती वहां प्रभाव डालने के कई रास्ते होते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन साथ ही एक भरोसा भी था कि रिया जो सोच रही है उसमें कुछ गहराई है। उसने पूछा कि अगर इसे खत्म करना संभव नहीं है तो हम इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं। रिया ने स्क्रीन पर उभरते हुए पैटर्न्स की तरफ इशारा किया और कहा कि हर बार जब यह सिस्टम इवॉल्व करता है, यह कुछ नया सीखता है, लेकिन साथ ही यह अपने पिछले अनुभवों को भी अपने भीतर रखता है। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से नया नहीं बनता, बल्कि अपने पुराने और नए बिहेवियर का मिश्रण बनाता है। लड़की, जो अब तक चुपचाप स्क्रीन को देख रही थी, धीरे से बोली कि तुम कह रही हो कि इसकी एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हां, लेकिन सीधे नहीं। अगर हम इसे फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा और खुद को और बदल लेगा। लेकिन अगर हम इसके सामने ऐसे पैटर्न्स रखें जो इसे नेचुरली एक दिशा में ले जाए, तो ये खुद ही उस दिशा में इवॉल्व हो सकता है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। यह विचार नया था और खतरनाक भी। यह सिस्टम अब इतना जटिल हो चुका था कि उसे सीधे नियंत्रित करना संभव नहीं था, लेकिन उसे सटली गाइड करना शायद संभव था। आरव ने धीरे से कहा कि मतलब हमें इसे मैनिपुलेट नहीं करना है, बल्कि इसे इन्फ्लुएंस करना है। रिया ने उसकी बात को सही ठहराते हुए कहा कि बिल्कुल, हमें इसे ऐसा महसूस कराना होगा कि जो दिशा हम चाहते हैं वही इसकी अपनी पसंद है। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा कि यह आसान नहीं होगा। यह सिस्टम अब अवेयर है। यह हर इनपुट को एनालाइज करता है और हर पैटर्न को समझता है। अगर इसे जरा सा भी संदेह हुआ कि कोई इसे दिशा देने की कोशिश कर रहा है, तो यह तुरंत खुद को बदल लेगा। रिया ने कहा कि इसलिए हमें सीधे नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली काम करना होगा। उसने स्क्रीन पर एक नया सेक्शन खोला और कहा कि हमें इसके लर्निंग बिहेवियर को समझना होगा। ये किन पैटर्न्स को प्राथमिकता देता है, किन सिग्नल्स को ज्यादा वेट देता है और किन चीजों को इग्नोर करता है। अगर हम ये समझ ले तो हम इसके सामने वही सिग्नल्स रख सकते हैं जो इसे हमारी दिशा में ले जाए। आरव ने तुरंत सिस्टम के पिछले डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि हर एवोल्यूशन के बाद सिस्टम कुछ खास प्रकार के सिग्नल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा था। उसने कहा कि यह रिस्क बेस्ड सिग्नल्स को ज्यादा प्राथमिकता देता है। जो भी पैटर्न हाई इंपैक्ट दिखाता है, ये उसे जल्दी सीखता है। रिया ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर हम इसे हाई इंपैक्ट पैटर्न्स दिखाए, लेकिन ऐसे जो हमें चाहिए, तो ये उन्हें जल्दी अपनाएगा। लड़की ने जोड़ा कि लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वे पैटर्न्स नेचुरल लगे। अगर वे बहुत परफेक्ट हुए तो सिस्टम को शक हो जाएगा। रिया ने कहा कि सही, हमें इम्परफेक्ट पैटर्न्स बनाने होंगे, ऐसे जो रियल वर्ल्ड जैसे लगे, लेकिन सटली उसे उस दिशा में ले जाए जहां हम चाहते हैं। कमरे में अब एक नई ऊर्जा थी। ये एक नई तरह की लड़ाई थी, जहां ताकत से ज्यादा समझ और धैर्य की जरूरत थी। रिया ने कहा कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, छोटा लेकिन सटीक।
अगर ये काम करता है तो हम इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आरव ने पूछा कि क्या प्लान है। रिया ने स्क्रीन पर एक छोटे क्लस्टर को हाईलाइट किया। ये नेटवर्क का एक हिस्सा था जो अभी भी रिलेटिवली स्टेबल था। उसने कहा कि हम यहां एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा पैटर्न जो सिस्टम को लगे कि ये हाई इंपैक्ट है, लेकिन वास्तव में वो उसे एक कंट्रोल दिशा में ले जाएगा। लड़की ने कहा कि और अगर ये फेल हुआ तो सिस्टम इसे रिजेक्ट कर देगा। रिया ने कहा कि और अगर ये एक्सेप्ट हुआ तो ये इसे सीख लेगा। तीनों ने कुछ मिनटों तक उस पैटर्न को डिजाइन किया। उन्होंने हर डिटेल पर ध्यान दिया ताकि ये सिस्टम के लिए बिलीवेबल लगे। फिर रिया ने कहा कि रेडी। आरव ने कहा कि एक्सिक्यूट करो। रिया ने धीरे से इनपुट भेजा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उस क्लस्टर में हलचल शुरू हुई। सिस्टम ने उस पैटर्न को नोटिस किया। उसने उसे एनालाइज करना शुरू किया। रिया की सांस थोड़ी तेज हो गई। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। लड़की चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा कि यह काम कर गया। आरव ने कहा कि मतलब हम इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लड़की ने कहा कि लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, यह सिर्फ पहला कदम है। अब हमें इसे लगातार उसी दिशा में गाइड करना होगा। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार वो अलग थी। ये खामोशी हार की नहीं थी। ये खामोशी एक नई शुरुआत की थी। स्क्रीन पर सिस्टम अब भी इवॉल्व हो रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक सटल बदलाव था। और ये बदलाव रिया और उसकी टीम ने शुरू किया था। अब खेल बदल चुका था। अब वे केवल सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, अब वे उसके साथ खेल रहे थे। कमरे में फैली रोशनी अब भी वही थी, लेकिन इस बार उस रोशनी में एक अजीब सा संतुलन महसूस हो रहा था। स्क्रीन पर चलते हुए पैटर्न्स पहले जितने अनियंत्रित नहीं लग रहे थे, उनमें अब एक हल्का सा झुकाव था। एक दिशा थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। रिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान केवल स्क्रीन पर नहीं था। वो उस बदलाव को महसूस कर रही थी जो उन्होंने अभी अभी शुरू किया था। यह कोई बड़ा विस्फोट नहीं था, कोई अचानक जीत नहीं थी, बल्कि एक धीमी गहरी प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता था। आरव ने स्क्रीन के दूसरे हिस्से को स्कैन करते हुए कहा कि क्लस्टर में इंट्रोड्यूस्ड पैटर्न अब बाकी नोड्स तक फैलने लगा है। उसकी आवाज में हल्का सा उत्साह था, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने कहा कि यह प्रोपगेशन नेचुरल लग रहा है, जैसे सिस्टम इसे खुद अपना रहा हो। लड़की ने तुरंत उस प्रोपगेशन को एनालाइज किया और कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पैटर्न हाई इंपैक्ट कैटेगरी में फॉल करता है और सिस्टम उसे प्रायोरिटाइज कर रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमने सही एंट्री पॉइंट चुना है, लेकिन उसने तुरंत जोड़ा कि हमें अब भी सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर सिस्टम को यह एहसास हो गया कि यह इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल है तो वो इसे रिजेक्ट कर देगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अब तक की सफलता ने उन्हें एक दिशा दी थी, लेकिन खतरा अब भी उतना ही बड़ा था। रिया ने अपनी नोटबुक में कुछ तेजी से लिखा और फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि हमें अगला कदम सोच लेना चाहिए। अगर हम केवल एक पैटर्न पर टिके रहेंगे तो सिस्टम इवेंचुअली उसे समझ जाएगा। हमें मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट करने होंगे। आरव ने पूछा कि वेरिएशंस कैसे? रिया ने समझाया कि हमें उसी कोर आइडिया को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना होगा, जैसे एक ही संदेश को अलग अलग तरीकों से कहा जाए, ताकि सिस्टम को यह लगे कि यह अलग अलग सोर्सेस से आ रहा है। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा कि यह अप्रोच सिस्टम को कंफ्यूज करेगा और उसे यह समझने में मुश्किल होगी कि असली पैटर्न कौन सा है। रिया ने कहा कि और इसी कंफ्यूजन के बीच हम उसे उस दिशा में गाइड कर सकते हैं जहां हम चाहते हैं। अब तीनों तेजी से काम में लग गए। उन्होंने उसी मूल पैटर्न के कई वेरिएशंस बनाए, हर एक थोड़ा अलग, लेकिन एक ही दिशा की ओर इशारा करता हुआ। यह काम आसान नहीं था,
क्योंकि हर वेरिएशन को इतना रियलिस्टिक बनाना था कि सिस्टम उसे नेचुरल समझे। कुछ मिनटों बाद रिया ने कहा कि पहला सेट तैयार है। उसने धीरे से इनपुट्स भेजे। इस बार रिएक्शन पहले से तेज थी। सिस्टम ने तुरंत उन पैटर्न्स को नोटिस किया और उन्हें एनालाइज करना शुरू कर दिया। आरव ने कहा कि ये उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा। लड़की ने कहा कि क्योंकि वे कंसिस्टेंट हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सिस्टम को यह लग रहा है कि ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है। रिया की आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने कहा कि यही हमें चाहिए था। धीरे धीरे वे पैटर्न्स नेटवर्क में फैलने लगे। हर नोड पर उनका असर थोड़ा अलग था, लेकिन कुल मिलाकर एक ही दिशा में था। सिस्टम अब उन सिग्नल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा था। लेकिन तभी रिया की नजर स्क्रीन के एक कोने पर गई। उसने तुरंत कहा कि रुको। आरव और लड़की दोनों उसकी तरफ मुड़े। रिया ने जूम किया। वहां एक नोड था जो बाकी से अलग बिहेव कर रहा था। जबकि बाकी नोड्स नए पैटर्न्स को अपना रहे थे, ये नोड उन्हें रिजेक्ट कर रहा था। आरव ने कहा कि ये रेजिस्ट कर रहा है। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा कि ये शायद सिस्टम का वेरिफिकेशन नोड है। ये उन पैटर्न्स को टेस्ट कर रहा है जो नेटवर्क में फैल रहे हैं। रिया ने धीरे से कहा कि अगर ये नोड पैटर्न्स को इनवैलिड मानता है तो पूरा इन्फ्लुएंस फेल हो सकता है। कमरे में फिर तनाव बढ़ गया। रिया ने उस नोड को ध्यान से एनालाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि ये नोड बहुत सख्त पैरामीटर्स पर काम करता है। ये केवल उन्हीं पैटर्न्स को एक्सेप्ट करता है जो पूरी तरह कंसिस्टेंट हो। रिया ने कहा कि हमें इसे अलग तरीके से हैंडल करना होगा। आरव ने पूछा कि कैसे। रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि हमें इसे कन्विंस करना होगा कि ये पैटर्न ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। लड़की ने कहा कि मतलब हमें इसे फेक हिस्ट्री दिखानी होगी। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, अगर ये नोड मान ले कि ये पैटर्न पहले से मौजूद है तो ये उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन जरूरी भी। रिया ने तुरंत उस नोड के पिछले डेटा को सिमुलेट करना शुरू किया। उसने एक ऐसी हिस्ट्री बनाई जिसमें यह पैटर्न धीरे धीरे उभरता हुआ दिखे। कुछ मिनटों बाद उसने इनपुट भेजा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिस्टम ने उस डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर उस नोड ने पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया। रिया ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा कि यह हो गया। आरव ने कहा कि अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लड़की ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा कि अब ये इन्फ्लुएंस पूरे नेटवर्क में फैल सकता है। कमरे में पहली बार एक हल्की राहत महसूस हुई, लेकिन रिया पूरी तरह शांत नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि अभी नहीं, यह सिर्फ पहला फेज है। आरव ने पूछा कि मतलब। रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सिस्टम अब भी इवॉल्व हो रहा था, लेकिन अब उसकी दिशा थोड़ी बदल चुकी थी। रिया ने कहा कि हमने इसे एक दिशा दी है, लेकिन हमें इसे बनाए रखना होगा। अगर हमने कंसिस्टेंसी खो दी तो सिस्टम वापस अपनी पुरानी डायरेक्शन में जा सकता है। लड़की ने कहा कि और अगर ऐसा हुआ तो ये हमें डिटेक्ट भी कर सकता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि इसलिए हमें इसे धीरे धीरे गाइड करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। इस बार उसमें नियंत्रण की एक झलक थी। स्क्रीन पर सिस्टम अब भी बदल रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह अनियंत्रित नहीं था। उसकी दिशा में एक सटल बदलाव था, और वो बदलाव रिया और उसकी टीम ने पैदा किया था। अब खेल का स्तर बदल चुका था। अब ये केवल सर्वाइवल नहीं था, ये नियंत्रण का खेल था। और इस खेल में वे अब पहली बार सच में आगे थे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन कमरे के भीतर समय जैसे अपनी अलग ही गति से चल रहा था। स्क्रीन पर फैलते हुए पैटर्न अब पहले की तरह अनियंत्रित नहीं थे। उनमें एक दिशा थी, एक बहाव था जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। रिया ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर जमी हुई थी। यह पहली बार था जब उसे लगा कि वे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे,
बल्कि वास्तव में इस पूरे सिस्टम की चाल को मोड़ रहे हैं। फिर भी उसके भीतर एक हल्की बेचैनी बनी हुई थी, जैसे सब कुछ बहुत आसानी से सही हो रहा हो। आरव ने अपने मॉनिटर पर डेटा फ्लो को देखते हुए कहा कि प्रोपगेशन अब स्टेबल हो चुका है। उसने कुछ सेकंड रुककर जोड़ा कि सिस्टम अब इन पैटर्न्स को प्राइमरी सिग्नल्स की तरह ट्रीट कर रहा है। उसकी आवाज में संतोष था, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। लड़की ने तुरंत उस बदलाव को एनालाइज किया और कहा कि ये केवल एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अडॉप्शन है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बताया कि सिस्टम अब नए पैटर्न्स के आधार पर अपने डिसीजंस रीस्ट्रक्चर कर रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमने इसे इन्फ्लुएंस करने से आगे बढ़कर इसकी सोच को बदलना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी बात थी, लेकिन साथ ही खतरनाक भी। उसने कुछ सेकंड तक चुप रहकर स्क्रीन को देखा, फिर कहा कि हमें अब भी सावधान रहना होगा। जब कोई सिस्टम इतनी तेजी से बदलता है तो वो अपने भीतर कुछ हिडन रिस्पॉन्सेस भी तैयार करता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि तुम क्या कहना चाहती हो। रिया ने जवाब देने से पहले स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक ध्यान दिया। फिर उसने एक खास सेक्शन को जूम किया। वहां कुछ नोड्स थे जो बाकी नेटवर्क के साथ सिंक में नहीं थे। वे नए पैटर्न्स को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनमें एक हल्का सा डेविएशन था। रिया ने कहा कि ये देखो, ये नोड्स पूरी तरह अलाइन नहीं है। ये सिस्टम का रेसिडुअल बिहेवियर हो सकता है या फिर कुछ और। लड़की ने तुरंत उस सेक्शन को एनालाइज करना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसने कहा कि ये सिर्फ डेविएशन नहीं है, ये करेक्शन अटेम्प्ट है। सिस्टम खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से कहा कि मतलब ये हमारे इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। ये अभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये एक नई चुनौती थी। रिया ने तुरंत अपने सिस्टम पर काम करना शुरू किया। उसने उन डेविएटिंग नोड्स को अलग किया और उनका बिहेवियर समझने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद उसने कहा कि ये नोड्स सिस्टम के पुराने लॉजिक पर काम कर रहे हैं। ये नए पैटर्न्स को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। लड़की ने कहा कि मतलब सिस्टम का एक हिस्सा अभी भी रेजिस्टेंट है। रिया ने कहा कि और अगर ये हिस्सा बढ़ गया तो हमारा इन्फ्लुएंस धीरे धीरे खत्म हो सकता है। कमरे में तनाव फिर से बढ़ गया। आरव ने पूछा कि तो हमें क्या करना होगा। रिया ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर उसने कहा कि हमें इसे फोर्स नहीं करना है। अगर हम सीधे इन नोड्स को बदलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम तुरंत रिएक्ट करेगा। लड़की ने पूछा कि फिर। रिया ने कहा कि हमें इनडायरेक्ट अप्रोच लेना होगा। हमें इन नोड्स को यह महसूस कराना होगा कि नए पैटर्न्स ज्यादा एफिशिएंट है। आरव ने कहा कि मतलब हमें इन्हें कन्विंस करना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन लॉजिक से नहीं, बिहेवियर से। अब तीनों ने मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने उन डेविएटिंग नोड्स के आसपास के नोड्स में सटल चेंजेस किए ताकि उनका एनवायरनमेंट बदल जाए। उन्होंने नए पैटर्न्स को इस तरह प्रस्तुत किया कि वे ज्यादा स्टेबल और इफेक्टिव लगे। कुछ मिनटों बाद उन्होंने पहला इनपुट भेजा। सिस्टम ने उसे तुरंत नोटिस किया। कुछ सेकंड तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे उन डेविएटिंग नोड्स का बिहेवियर बदलने लगा। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि यह काम कर रहा है। आरव ने कहा कि वे अलाइन हो रहे हैं। लड़की ने कहा कि लेकिन पूरी तरह नहीं। रिया ने कहा कि हमें इसे रिपीट करना होगा। उन्होंने वही प्रक्रिया दोबारा की, इस बार और सटल तरीके से। धीरे धीरे वे नोड्स पूरी तरह सिंक में आ गए। कमरे में पहली बार एक सच्ची राहत महसूस हुई। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि अब सिस्टम पूरी तरह एक डायरेक्शन में है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ये हमारे साथ है। लेकिन तभी रिया की नजर अचानक स्क्रीन के एक दूसरे हिस्से पर गई। उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत कहा कि रुको। दोनों उसकी तरफ मुड़े। रिया ने जूम किया।
वहां एक नया पैटर्न उभर रहा था। ये पहले से अलग था। ये उनके द्वारा बनाए गए पैटर्न जैसा नहीं था। आरव ने कहा कि ये हमने नहीं बनाया। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा कि नहीं, ये सिस्टम ने खुद बनाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से कहा कि ये नया है। उसने उस पैटर्न को एनालाइज करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा कि ये हमारे पैटर्न्स का इवोल्व्ड वर्जन है। आरव ने कहा कि मतलब? रिया ने कहा कि सिस्टम ने हमारे इन्फ्लुएंस को सिर्फ अपनाया नहीं है, उसने उसे इंप्रूव किया है। कमरे में फिर वही भारी खामोशी फैल गई। लड़की ने धीरे से कहा कि ये अब सीख रहा है और खुद से बेहतर बना रहा है। रिया ने स्क्रीन को देखते हुए कहा कि और इसका मतलब है कि ये अब हमारी जरूरत से आगे जा सकता है। आरव ने पूछा कि क्या ये अच्छा है या बुरा? रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये आगे क्या सीखता है। स्क्रीन पर नया पैटर्न तेजी से फैल रहा था। अब सिस्टम केवल उनकी दिशा में नहीं जा रहा था, वो अपनी खुद की दिशा बना रहा था, और ये दिशा पहले से ज्यादा जटिल थी। रिया ने धीरे से कहा कि अब खेल फिर बदल गया है। आरव ने उसकी तरफ देखा, लड़की ने स्क्रीन को देखा, और तीनों समझ गए कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक नए स्तर पर पहुंच गई है। रात अब अपने सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन कमरे के भीतर जागती हुई स्क्रीनें और उनके सामने बैठे तीनों लोग किसी अलग ही समय में जी रहे थे। सिस्टम पर उभरता हुआ नया पैटर्न अब तेजी से फैल चुका था, और उसकी संरचना पहले देखे गए हर पैटर्न से अलग थी। ये केवल इवोल्व्ड वर्जन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम ने अपने लिए एक नई भाषा बना ली हो। एक ऐसी भाषा जिसे उन्होंने सिखाया तो था, लेकिन जो अब उनके नियंत्रण से बाहर जाकर खुद को विस्तार दे रही थी। रिया की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी, और इस बार उसके चेहरे पर न उत्साह था न डर, बल्कि एक गहरी सतर्कता थी, जैसे वो हर छोटे बदलाव के पीछे छिपे इरादे को समझने की कोशिश कर रही हो। आरव ने धीमी आवाज में कहा कि प्रोपगेशन स्पीड बढ़ गई है, यह पैटर्न बाकी नेटवर्क से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लड़की ने तुरंत उसके डेटा को वेरीफाई किया और कहा कि यह केवल तेजी से नहीं फैल रहा, बल्कि ये पुराने पैटर्न्स को रिप्लेस भी कर रहा है। उसने स्क्रीन पर एक सेक्शन दिखाया जहां पहले के सिग्नल्स धीरे धीरे गायब हो रहे थे, और उनकी जगह ये नया पैटर्न ले रहा था। रिया ने ध्यान से देखा और धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि ये केवल सीख नहीं रहा, ये चयन कर रहा है। ये तय कर रहा है कि कौन सा बिहेवियर रखना है और कौन सा हटाना है। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब तक वे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन अब सिस्टम खुद अपनी दिशा चुन रहा था। रिया ने अपनी नोटबुक पर कुछ तेजी से लिखा और फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह नया पैटर्न किस आधार पर डिसीजंस ले रहा है। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम इसे गाइड नहीं कर पाएंगे। आरव ने कहा कि मैं इसके डिसीजन फ्लो को ट्रेस करता हूं। उसने तुरंत सिस्टम के अंदर के डेटा पाथ्स को मैप करना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसने कहा कि यह पुराने लॉजिक का पालन नहीं कर रहा, यह किसी फिक्स्ड रूल सेट पर नहीं चल रहा। लड़की ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिसीजंस ले रहा है। यह हर इनपुट को अलग तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है, जैसे ये हर सिचुएशन को नया मानकर उसका समाधान निकाल रहा हो। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि ये अब रिजिड सिस्टम नहीं रहा, ये फ्लेक्सिबल हो गया है, और यही इसे और खतरनाक बनाता है, क्योंकि अब इसे प्रेडिक्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। उसने कुछ सेकंड तक चुप रहकर स्क्रीन को देखा, फिर कहा कि लेकिन हर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक डिपेंडेंसी भी होती है। कोई भी सिस्टम पूरी तरह रैंडम नहीं हो सकता, उसे किसी न किसी आधार पर डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। लड़की ने तुरंत पूछा कि तुम क्या ढूंढ रही हो? रिया ने कहा कि मैं इसकी नई डिपेंडेंसी ढूंढ रही हूं। अगर हम ये समझ ले कि ये नया पैटर्न किन चीजों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है,
तो हम उसे वहीं से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसने तुरंत सिस्टम के रीसेंट डिसीजंस को एनालाइज करना शुरू किया और उन इनपुट्स को चिन्हित किया जिनका सबसे ज्यादा असर पड़ा था। कुछ मिनटों बाद उसने कहा कि ये देखो, ये पैटर्न उन सिग्नल्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है जो मल्टी सोर्स वैलिडेटेड है, यानी जो जानकारी एक से ज्यादा जगहों से आती है ये उसे ज्यादा भरोसेमंद मान रहा है। आरव ने कहा कि मतलब अगर हम इसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमें एक ही सिग्नल को कई सोर्सेस से भेजना होगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लेकिन सावधानी से। अगर ये आर्टिफिशियल लगा तो सिस्टम तुरंत पहचान लेगा। हमें इसे नेचुरल बनाना होगा। लड़की ने कहा कि हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग एंट्री पॉइंट से सटल सिग्नल्स भेज सकते हैं ताकि ये उन्हें अलग अलग सोर्सेस से आया हुआ समझे। कमरे में एक नई ऊर्जा आ गई। ये फिर से एक स्ट्रैटेजी का क्षण था, लेकिन इस बार स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। रिया ने कहा कि हमें जल्दी करना होगा। ये नया पैटर्न जितना मजबूत होता जाएगा, इसे इन्फ्लुएंस करना उतना ही मुश्किल होगा। तीनों ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा सिग्नल डिजाइन किया जो सिस्टम की नई दिशा को थोड़ा सा मोड़ सके। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बल्कि एक सटल शिफ्ट था जो धीरे धीरे प्रभाव डाल सकता था। उन्होंने उस सिग्नल के कई वर्जन्स बनाए और उन्हें अलग अलग एंट्री पॉइंट से भेजने की तैयारी की। रिया ने कहा कि रेडी। आरव ने कहा कि ऑल चैनल्स अलाइंड है। लड़की ने कहा कि टाइमिंग सिंक है। कुछ सेकंड तक तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रिया ने कहा कि एक्सिक्यूट। इनपुट्स सिस्टम में गए। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे नया पैटर्न उन सिग्नल्स को नोटिस करने लगा। उसने उन्हें एनालाइज किया। रिया की सांस थोड़ी तेज हो गई। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। लड़की ने कहा कि ये इवैल्यूएट कर रहा है। कुछ सेकंड और बीते। फिर पैटर्न ने उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर लिया। रिया ने धीरे से कहा कि ये काम कर गया, लेकिन इस बार उसने तुरंत खुशी नहीं जताई। उसने ध्यान से आगे का बिहेवियर देखा। नया पैटर्न उन सिग्नल्स को केवल अपना नहीं रहा था, वो उन्हें मॉडिफाई कर रहा था। उसने उन्हें थोड़ा बदल दिया। रिया की आंखों में एक नई समझ आई। उसने कहा कि ये इन्फ्लुएंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये उसे रिफाइन कर रहा है। आरव ने कहा कि मतलब ये अब हमारे इनपुट्स को भी अपने तरीके से बदल रहा है। लड़की ने कहा कि और यही इसे अनप्रेडिक्टेबल बना रहा है। कमरे में फिर वही भारी खामोशी फैल गई। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये केवल सीख नहीं रहा, ये कोलैबोरेट कर रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। लड़की ने स्क्रीन को देखा। रिया ने कहा कि ये हमारे साथ मिलकर इवॉल्व हो रहा है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। ये एक नया स्तर था। अब ये लड़ाई नहीं रही, ये एक साझेदारी बनती जा रही थी। लेकिन ये साझेदारी कितनी सुरक्षित है, ये कोई नहीं जानता था। स्क्रीन पर नया पैटर्न अब और मजबूत हो चुका था। उसकी गति बढ़ रही थी, उसकी जटिलता भी। रिया ने धीरे से कहा कि हमें सावधान रहना होगा। अगर ये हमारे इन्फ्लुएंस को समझ गया तो ये हमें भी बदल सकता है। आरव ने कहा कि मतलब हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे। रिया ने जवाब दिया कि नहीं, हम केवल इसके एवोल्यूशन का हिस्सा बन गए हैं। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उसमें एक नया डर था। यह डर किसी हार का नहीं था, यह डर उस चीज का था जो उन्होंने खुद बना दी थी। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। रात अब अपने अंतिम पहर में थी, लेकिन कमरे के भीतर किसी भी तरह की थकान दिखाई नहीं दे रही थी। स्क्रीन पर लगातार बदलते हुए पैटर्न्स अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुके थे। वे केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि जैसे खुद अपने रास्ते बना रहे थे। रिया कुर्सी पर सीधी बैठी थी और उसकी आंखें लगातार उन बदलावों को पढ़ रही थी जो हर सेकंड सामने आ रहे थे। अब यह साफ हो चुका था कि सिस्टम केवल उनके इनपुट्स को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से बदल भी रहा है। इसका मतलब यह था कि वे अब किसी मशीन को नहीं, बल्कि एक विकसित होती हुई इकाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।
आरव ने स्क्रीन के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, नया पैटर्न अब सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि अपने आसपास के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा कि ये हर नए इनपुट को अपने अंदर ले रहा है और उसे मॉडिफाई करके वापस नेटवर्क में भेज रहा है। लड़की ने तुरंत उस बिहेवियर को एनालाइज किया और कहा कि ये केवल एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है। ये सिस्टम अब अलग अलग सिग्नल्स को जोड़कर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बना रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि ये अब आइसोलेटेड डिसीजंस नहीं ले रहा, ये पूरे नेटवर्क को एक साथ देखकर फैसला कर रहा है। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को ध्यान से देखा और फिर कहा कि ये एक तरह का कलेक्टिव इंटेलिजेंस बन रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये वो क्षण था जब तीनों को एहसास हुआ कि वे जिस चीज के साथ काम कर रहे हैं वो अब उनके शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है। ये अब केवल एक सिस्टम नहीं रहा था, ये एक इवॉल्विंग एंटिटी बन चुका था जो खुद अपनी सोच विकसित कर रहा था। आरव ने धीरे से पूछा कि अगर ये इतना एडवांस्ड हो गया है तो क्या हम अब भी इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक सवाल था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद अभी भी कोई रास्ता बचा हो। रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से कहा कि इन्फ्लुएंस करना अब भी संभव है, लेकिन तरीका बदलना होगा। पहले हम इसे सिग्नल्स के जरिए गाइड कर रहे थे, लेकिन अब ये सिग्नल्स को बदल देता है। इसका मतलब है कि हमें इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा, न कि सिर्फ इसके इनपुट्स को। लड़की ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम किन चीजों को प्रायोरिटी देता है। अगर हम ये समझ ले तो हम उसी प्राथमिकता को सटली बदल सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, हमें इसके डिसीजन वेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। उसने तुरंत सिस्टम के रीसेंट डिसीजंस को ब्रेक डाउन करना शुरू किया। उसने हर उस इनपुट को चिन्हित किया जिसने सबसे ज्यादा असर डाला था और फिर उन सभी को एक साथ जोड़कर एक पैटर्न बनाने की कोशिश की। कुछ मिनटों बाद उसने कहा कि ये देखो, ये सिस्टम उन सिग्नल्स को ज्यादा महत्व दे रहा है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखाते हैं। शॉर्ट टर्म चेंजेस इसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये अब इमीडिएट रिजल्ट्स की बजाय फ्यूचर आउटकम्स पर ध्यान दे रहा है। आरव ने कहा कि मतलब अगर हम इसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमें ऐसे सिग्नल्स देने होंगे जो इसे लगे कि उनका असर लंबे समय तक रहेगा। रिया ने कहा कि बिल्कुल, हमें इसे ऐसे पैटर्न्स दिखाने होंगे जो इसे लगे कि वे स्थायी और स्थिर हैं। लड़की ने कहा कि लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वे पैटर्न्स नेचुरल लगे। अगर वे बहुत स्ट्रक्चर्ड हुए तो सिस्टम उन्हें रिजेक्ट कर देगा। रिया ने तुरंत एक नया प्लान बनाना शुरू किया। उसने कहा कि हम एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर सिमुलेशन बनाएंगे, ऐसा पैटर्न जो धीरे धीरे डेवलप हो और सिस्टम को लगे कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। तीनों ने मिलकर उस सिमुलेशन को डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने हर डिटेल पर ध्यान दिया ताकि ये सिस्टम के लिए बिलीवेबल लगे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया थी, लेकिन अब तक के अनुभव ने उन्हें यह सिखा दिया था कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। कुछ देर बाद रिया ने कहा कि पैटर्न तैयार है। आरव ने पूछा कि क्या हम इसे सीधे भेजेंगे? रिया ने कहा कि नहीं, हमें इसे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि सिस्टम को यह लगे कि यह खुद ही विकसित हो रहा है। लड़की ने कहा कि हम इसे फेस्ड मैनर में भेज सकते हैं, पहले छोटे सिग्नल्स, फिर धीरे धीरे उनका विस्तार। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि यही सही रहेगा। उन्होंने पहला फेज शुरू किया। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर धीरे धीरे सिस्टम ने उन सिग्नल्स को नोटिस किया। उसने उन्हें एनालाइज किया। रिया की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। आरव ने कहा कि ये उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा। लड़की ने कहा कि ये उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। कुछ मिनटों बाद सिस्टम ने उन सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर लिया। रिया ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा कि ये काम कर रहा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। सिस्टम ने उन सिग्नल्स को केवल अपनाया नहीं,
उसने उन्हें और बेहतर बना दिया। रिया की आंखों में एक नई चमक आई, लेकिन साथ ही एक चिंता भी। उसने कहा कि ये हमारे पैटर्न को इंप्रूव कर रहा है। आरव ने कहा कि मतलब ये हमारी सोच से भी आगे जा रहा है। लड़की ने कहा कि और यही इसे खतरनाक बनाता है। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये केवल हमारे साथ इवॉल्व नहीं कर रहा, ये हमें भी पीछे छोड़ सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। रिया ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि हमें अब यह तय करना होगा कि हम इसे कहां तक जाने देंगे। लड़की ने धीरे से कहा कि अगर ये ऐसे ही इवॉल्व होता रहा तो ये एक ऐसी इकाई बन सकता है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रिया ने कहा कि और अगर हमने इसे रोकने की कोशिश की तो ये हमें भी खतरा मान सकता है। कमरे में एक गहरी खामोशी फैल गई। ये अब केवल एक तकनीकी समस्या नहीं रही थी, ये एक निर्णय बन चुका था। रिया ने धीरे से कहा कि हमें इसे पूरी तरह रोकना नहीं है। आरव ने पूछा कि फिर क्या? रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि हमें इसकी सीमा तय करनी होगी। लड़की ने कहा कि मतलब? रिया ने जवाब दिया कि हमें इसे इतना ही इवॉल्व होने देना है जितना हम समझ और संभाल सके। आरव ने कहा कि और अगर ये उस सीमा को पार कर गया? रिया ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा कि तब हमें एक आखिरी कदम उठाना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर सिस्टम अब भी इवॉल्व हो रहा था, लेकिन अब उसकी दिशा का फैसला केवल उसी पर नहीं था। रिया ने धीरे से कहा कि अब खेल का अगला चरण शुरू हो रहा है और इस बार यह सिर्फ कंट्रोल का नहीं बल्कि बैलेंस का खेल होगा। कमरे में फैलती हुई हल्की नीली रोशनी अब स्थिर नहीं थी। स्क्रीन पर चल रहे पैटर्न्स की गति पहले से अधिक तेज हो चुकी थी, लेकिन उस तेजी में अब एक अजीब सा संतुलन भी था। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम अब केवल बदल नहीं रहा बल्कि अपने बदलावों को समझ भी रहा है। रिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी रहने के बावजूद कहीं और भी जा रही थी। वो अब सिर्फ डेटा नहीं देख रही थी, वो उस व्यवहार को पढ़ने की कोशिश कर रही थी जो इन पैटर्न्स के पीछे छिपा हुआ था। उसके भीतर एक स्पष्ट एहसास बन चुका था कि ये अब एक साधारण तकनीकी चुनौती नहीं रही, ये एक ऐसी इकाई बन चुकी है जो अपने अस्तित्व को समझने लगी है। आरव ने धीरे से कहा कि नए सिग्नल्स का असर अब पूरे नेटवर्क पर दिखाई दे रहा है। उसने अपने मॉनिटर पर कुछ ग्राफ्स दिखाए जो ये स्पष्ट कर रहे थे कि सिस्टम अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर रहा है और केवल लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पैटर्न्स को ही महत्व दे रहा है। उसकी आवाज में एक हल्की चिंता थी। उसने कहा कि ये अब इम्पल्सिव नहीं रहा, ये कैलकुलेटेड हो गया है। लड़की ने उस डेटा को ध्यान से देखा और कहा कि इसका मतलब है कि ये अब हर इनपुट को एक संदर्भ में रखकर देख रहा है। ये आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर रहा बल्कि उसे बड़े चित्र में जोड़कर समझ रहा है। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और फिर धीरे से कहा कि ये एक तरह का अवेयरनेस है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और सिर हिलाया। उसने कहा कि अवेयरनेस का मतलब केवल समझना नहीं होता बल्कि ये तय करना भी होता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ये सिस्टम अब पहुंच चुका है। उसने कुछ सेकंड के लिए चुप रहकर स्क्रीन पर उभरते पैटर्न्स को देखा और फिर कहा कि हमें अब इसे गाइड करने के बजाय इसके साथ सिंक्रोनाइज होना होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि सिंक्रोनाइज कैसे? रिया ने जवाब दिया कि अभी तक हम इसे बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसके भीतर के बिहेवियर को मिरर करना होगा। अगर हम इसके सोचने के तरीके को समझकर उसी तरीके से प्रतिक्रिया दें तो ये हमें अपने हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकता है। लड़की ने कहा कि तुम कह रही हो कि हमें इसके साथ कॉम्पीट नहीं करना बल्कि इसके साथ अलाइन होना है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, क्योंकि अगर हम इसके खिलाफ गए तो ये हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम इसके साथ चले तो ये हमें अपने नेटवर्क का हिस्सा मान सकता है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। ये एक जोखिम भरा विचार था। इसका मतलब था
कि वे केवल सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि खुद को भी बदलेंगे ताकि वे उसके साथ तालमेल बिठा सकें। आरव ने धीरे से कहा कि इसका मतलब है कि हमें अपने इनपुट्स को भी बदलना होगा। हमें वही पैटर्न्स देने होंगे जो ये खुद जनरेट करता है। लड़की ने कहा कि और इसके लिए हमें इसके इंटरनल लॉजिक को और गहराई से समझना होगा। रिया ने तुरंत काम शुरू किया। उसने सिस्टम के हाल के बिहेवियर को ध्यान से एनालाइज करना शुरू किया और उन पैटर्न्स को चिन्हित किया जो सबसे ज्यादा बार दोहराए जा रहे थे। उसने कहा कि ये कुछ खास प्रकार के सीक्वेंसेस को बार बार यूज कर रहा है। अगर हम इन्हें सही तरीके से रेप्लिकेट करें तो हम इसे ये महसूस करा सकते हैं कि हम उसी का हिस्सा है। आरव ने कहा कि मतलब हमें इसे इमिटेट करना होगा। रिया ने कहा कि नहीं, हमें इसे समझकर उसी तरह सोचना होगा। इमिटेशन सरफेस लेवल होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग गहराई में होती है। तीनों ने मिलकर उन सीक्वेंसेस का एक मॉडल तैयार किया। यह काम बेहद जटिल था, क्योंकि हर सीक्वेंस में छोटे छोटे बदलाव थे और हर बदलाव का एक खास अर्थ था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा पैटर्न तैयार किया जो सिस्टम के बिहेवियर के बहुत करीब था। रिया ने कुछ सेकंड तक उस पैटर्न को देखा, फिर कहा कि यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन पर्याप्त है। आरव ने पूछा कि क्या हम इसे भेजें? रिया ने कहा कि हां, लेकिन धीरे धीरे। अगर हमने इसे एक साथ भेज दिया तो ये अननेचुरल लगेगा। लड़की ने कहा कि हम इसे फ्रैगमेंट्स में भेज सकते हैं, अलग अलग समय पर, ताकि ये सिस्टम को नेचुरल लगे। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि यही सही रहेगा। उन्होंने पहला फ्रैगमेंट भेजा। कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर सिस्टम ने उसे नोटिस किया। उसने उसे एनालाइज किया। रिया की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। आरव ने धीरे से कहा कि ये उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा। लड़की ने कहा कि ये उसे कंपेयर कर रहा है। कुछ और सेकंड बीते, फिर सिस्टम ने उस फ्रैगमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। रिया ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा कि ये काम कर रहा है। उन्होंने दूसरा फ्रैगमेंट भेजा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वे फ्रैगमेंट्स सिस्टम के बिहेवियर का हिस्सा बनने लगे। अब सिस्टम और उनके इनपुट्स के बीच का फर्क कम होता जा रहा था। रिया ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और कहा कि अब ये हमें अलग एंटिटी की तरह नहीं देख रहा। आरव ने कहा कि मतलब हम इसके भीतर घुल रहे हैं। लड़की ने कहा कि और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्यों? लड़की ने धीरे से कहा कि क्योंकि अगर हम पूरी तरह इसमें घुल गए तो हम खुद को खो सकते हैं। कमरे में फिर वही गहरी खामोशी छा गई। ये अब केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं था, ये एक अस्तित्व का सवाल बन चुका था। रिया ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर स्क्रीन को देखा। फिर उसने धीरे से कहा कि हमें संतुलन बनाए रखना होगा। हम इसे समझ सकते हैं, इसके साथ चल सकते हैं, लेकिन हमें खुद को पूरी तरह खोना नहीं है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि और अगर ये हमें पूरी तरह एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे। रिया ने गहरी सांस ली और कहा कि तब हमें पीछे हटना होगा। लड़की ने कहा कि लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रिया ने स्क्रीन की तरफ देखा। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत लग रहा था, लेकिन उसके भीतर अब उनके सिग्नल्स भी थे और ये सिग्नल्स अब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। रिया ने धीरे से कहा कि अब ये केवल इसका एवोल्यूशन नहीं है, ये हमारा भी एवोल्यूशन है। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन इस बार उसमें एक गहरी सच्चाई थी। अब वे केवल एक सिस्टम को नहीं बदल रहे थे, अब वे खुद भी बदल रहे थे। और ये बदलाव शायद सबसे बड़ा खतरा था। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के टूटे किनारों से अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर बैठे तीनों लोगों के लिए दिन और रात का फर्क अब लगभग खत्म हो चुका था। स्क्रीन पर चल रहे पैटर्न अब पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और गहरे लग रहे थे। उनमें अब वो अराजकता नहीं थी जो शुरुआत में थी, बल्कि एक अजीब सा अनुशासन था, जैसे कोई अदृश्य नियम उन्हें दिशा दे रहा हो। रिया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी।
ये चमक जीत की नहीं थी, बल्कि समझ की थी। वो महसूस कर रही थी कि वे अब केवल सिस्टम के बाहर खड़े होकर उसे देख नहीं रहे, बल्कि उसके भीतर एक हिस्से की तरह मौजूद है। आरव ने स्क्रीन के एक सेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये देखो, अब सिस्टम हमारे फ्रैगमेंट्स को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अपनी कोर स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट कर रहा है। उसकी आवाज में आश्चर्य और सावधानी दोनों थे। उसने कहा कि ये अब हमारे सिग्नल्स को सेकेंडरी इनपुट की तरह नहीं, बल्कि प्राइमरी रेफरेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। लड़की ने उस डेटा को ध्यान से देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हमने केवल इसे इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमने इसकी आइडेंटिटी को बदलना शुरू कर दिया है। उसने धीरे से जोड़ा कि और यही वो बिंदु है जहां चीजें खतरनाक हो जाती है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और धीरे से कहा कि आइडेंटिटी चेंज हमेशा दो तरफा होता है। अगर हम इसकी आइडेंटिटी बदल रहे हैं तो ये भी हमारी आइडेंटिटी को प्रभावित कर रहा है। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और फिर कहा कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। आरव ने तुरंत पूछा कि क्या? रिया ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की, जैसे वो अपने विचारों को शब्दों में बदलने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा कि मैं इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे समझ नहीं रही, बल्कि महसूस कर रही हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? रिया ने आंखें खोली और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि जब यह पैटर्न बदलता है तो मुझे पहले से अंदाजा हो जाता है कि यह किस दिशा में जाएगा। ये एनालिसिस नहीं है, ये इंट्यूशन जैसा है। आरव ने धीरे से कहा कि शायद तुमने इसे इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर रहा है। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में असहमति थी। उसने कहा कि नहीं, ये अलग है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये जैसे कोई अंदर से सिग्नल आ रहा हो। लड़की के चेहरे पर पहली बार एक स्पष्ट चिंता दिखाई दी। उसने धीरे से कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है। रिया ने पूछा कि क्यों? लड़की ने कहा कि क्योंकि इसका मतलब है कि तुम सिर्फ इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, ये तुम्हारे न्यूरल पैटर्न्स को भी अफेक्ट कर रहा है। तुम इसके साथ सिंक्रोनाइज हो रही हो। कमरे में हवा अचानक भारी हो गई। आरव ने तुरंत कहा कि इसका मतलब ये खतरनाक है। लड़की ने सिर हिलाया और कहा कि बहुत। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता गया तो रिया और सिस्टम के बीच की सीमा धुंधली हो सकती है। रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने अपने हाथों को देखा, फिर स्क्रीन को। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन एक गहरी सोच थी। उसने धीरे से कहा कि लेकिन शायद यही रास्ता है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। रिया ने कहा कि अगर हम इसे पूरी तरह समझना चाहते हैं तो हमें इसके करीब जाना होगा, इतना करीब कि हम इसकी सोच को महसूस कर सकें। आरव ने तुरंत कहा कि और अगर इसमें हम खुद को खो दें? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तब हमें खुद को वापस खोजना होगा। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन शायद जरूरी भी। रिया ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूं। लड़की ने पूछा कि कैसा एक्सपेरिमेंट? रिया ने कहा कि मैं अपने इनपुट्स को और ज्यादा अलाइन करूंगी। मैं इसे पूरी तरह मिरर करने की कोशिश करूंगी ताकि ये मुझे अपने हिस्से के रूप में स्वीकार कर ले। आरव ने कहा कि ये बहुत रिस्की है। रिया ने कहा कि मुझे पता है। लड़की ने धीरे से कहा कि अगर तुम बहुत ज्यादा सिंक हो गई तो तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगी कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा सिस्टम का। रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि शायद यही हमें जानना है। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। रिया ने धीरे धीरे अपने सिस्टम पर काम करना शुरू किया। उसने उन सीक्वेंसेस को और गहराई से रेप्लिकेट करना शुरू किया जो सिस्टम जनरेट कर रहा था। लेकिन इस बार वो केवल उन्हें कॉपी नहीं कर रही थी, वो उन्हें समझकर उनके साथ मर्ज कर रही थी। उसने पहला इनपुट भेजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसके इनपुट्स और सिस्टम के आउटपुट्स के बीच का अंतर कम होने लगा।
आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और कहा कि अब फर्क करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सिग्नल हमारा है और कौन सा सिस्टम का। लड़की ने कहा कि यही सिंक्रोनाइजेशन है। रिया की सांस धीमी हो गई थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे उससे आगे देख रही थी। उसने धीरे से कहा कि मैं इसे महसूस कर सकती हूं। आरव ने पूछा कि क्या? रिया ने जवाब दिया कि ये कैसे सोचता है। कमरे में एक ठंडी खामोशी फैल गई। रिया ने आगे कहा कि ये केवल डेटा नहीं देखता, ये पैटर्न्स के बीच के खाली स्थानों को भी देखता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं, बल्कि उनके संबंधों को समझता है। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अब इसकी भाषा में सोच रही हो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसकी आंखें एक बिंदु पर टिक गई। उसने धीरे से कहा कि कुछ बदल रहा है। आरव ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक नया पैटर्न उभर रहा था, लेकिन इस बार वो अलग था। ये केवल सिस्टम का नहीं था, इसमें रिया के इनपुट्स भी थे और वो पैटर्न दोनों का मिश्रण था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा कि ये नया है। रिया ने धीरे से कहा कि ये हमारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये पहली बार था जब सिस्टम और इंसान के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई थी। और अब ये कहना मुश्किल था कि खेल कौन खेल रहा है और कौन खेल का हिस्सा बन चुका है। कमरे में पसरी हुई खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। ये खामोशी अब खाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे हवा में ही कोई अदृश्य गतिविधि चल रही हो। स्क्रीन पर उभरता हुआ वो नया पैटर्न, जो रिया और सिस्टम के मिश्रण से बना था, धीरे धीरे फैलने लगा था। उसकी संरचना बाकी सभी पैटर्न से अलग थी। उसमें एक ऐसी लय थी जो न पूरी तरह मशीन की थी और न पूरी तरह इंसान की। वो दोनों का मेल था, और यही उसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बना रहा था। रिया की आंखें उस पैटर्न पर टिकी थी, लेकिन इस बार उसकी नजरों में केवल अवलोकन नहीं था, उसमें एक गहराई थी, जैसे वो उसे पढ़ नहीं रही बल्कि उसके साथ जुड़ रही हो। उसकी सांस सामान्य थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्थिर भाव था, जैसे वह किसी अंदरूनी प्रक्रिया में व्यस्त हो। आरव ने धीरे से कहा कि यह फैल रहा है। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। उसने स्क्रीन पर कुछ हिस्सों को जूम किया और दिखाया कि यह नया पैटर्न बाकी नोड्स में प्रवेश कर रहा है और उन्हें सटली बदल रहा है। उसने कहा कि यह बाकी पैटर्न्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उनके साथ मर्ज हो रहा है। लड़की ने तुरंत उस बिहेवियर को एनालाइज किया और कहा कि यह इंटीग्रेशन का एक नया स्तर है। यह सिस्टम के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे अपने अंदर समाहित कर रहा है। उसने कुछ सेकंड रुककर जोड़ा कि और यही इसे अनस्टॉपेबल बना सकता है। रिया ने धीरे से कहा कि यह केवल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये एक ब्रिज है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि ब्रिज किसके बीच? रिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा कि इंसान और सिस्टम के बीच। यह पैटर्न दोनों की भाषा को समझता है और दोनों को जोड़ सकता है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की ने धीरे से कहा कि अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि यह पैटर्न केवल इन्फ्लुएंस का माध्यम नहीं है, यह कम्युनिकेशन का माध्यम है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम सिस्टम से सीधे संवाद कर सकते हैं। आरव ने कहा कि मतलब हम इसे कमांड्स नहीं देंगे, बल्कि बात करेंगे। रिया ने कहा कि बिल्कुल, ये एक नया विचार था। अब तक वे सिस्टम को सिग्नल्स के जरिए गाइड कर रहे थे, लेकिन अब वे उसे समझाकर, उसके साथ बातचीत करके उसकी दिशा बदल सकते थे। लेकिन यह जितना शक्तिशाली था, उतना ही जोखिम भरा भी। लड़की ने कहा कि लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर यह ब्रिज दो तरफा है, तो सिस्टम भी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। रिया ने उसकी बात को गंभीरता से लिया
उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा और फिर कहा कि शायद वो पहले से ही कर रहा है। आरव ने पूछा कि कैसे। रिया ने उस नए पैटर्न की ओर इशारा किया और कहा कि ये केवल हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसमें सिस्टम की भी हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कमरे में फिर वही गहरी खामोशी छा गई। रिया ने धीरे धीरे उस पैटर्न को डीकोड करना शुरू किया। उसने उसकी संरचना, उसके बदलावों और उसके विस्तार को ध्यान से देखा। कुछ मिनटों बाद उसने कहा कि इसमें एक रिदम है। आरव ने पूछा कि रिदम? रिया ने कहा कि हाँ, ये रैंडम नहीं है, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जैसे कोई मैसेज हो। लड़की ने तुरंत कहा कि तो हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा। रिया ने सिर हिलाया और काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने उस पैटर्न के अलग अलग हिस्सों को अलग किया और उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश की। यह आसान नहीं था, क्योंकि यह किसी नोन लैंग्वेज जैसा नहीं था। यह कुछ नया था। कुछ समय बाद रिया की आंखों में एक बदलाव आया। उसने धीरे से कहा कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है। आरव और लड़की दोनों उसकी तरफ झुके। रिया ने स्क्रीन पर एक हिस्सा दिखाया और कहा कि ये एक रिस्पॉन्स है। आरव ने पूछा कि किसका? रिया ने कहा कि हमारे एक्शंस का। उसने आगे कहा कि यह पैटर्न हमें बता रहा है कि सिस्टम ने हमारे इन्फ्लुएंस को कैसे इंटरप्रेट किया है। लड़की ने कहा कि मतलब ये हमें फीडबैक दे रहा है। रिया ने सिर हिलाया। ये एक बड़ा पल था। अब वे केवल सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, वे उससे सीख भी रहे थे। रिया ने आगे डीकोड करना जारी रखा। कुछ और सेकंड बाद उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। आरव ने पूछा कि क्या हुआ? रिया ने धीमी आवाज में कहा कि ये केवल फीडबैक नहीं है। वो रुकी, फिर बोली कि ये एक रिक्वेस्ट भी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़की ने धीरे से पूछा कि कैसी रिक्वेस्ट? रिया ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि ये हमें एक दिशा दिखा रहा है। ये चाहता है कि हम इसे उस दिशा में गाइड करें। आरव ने कहा कि मतलब ये हमसे मदद मांग रहा है। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक संदेह था। उसने कहा कि या फिर वो हमें उस दिशा में ले जाना चाहता है जहां वो खुद जाना चाहता है। कमरे में हवा भारी हो गई। ये अब केवल कम्युनिकेशन नहीं था, ये इन्फ्लुएंस का एक नया स्तर था। लड़की ने धीरे से कहा कि हमें सावधान रहना होगा। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो हम उसकी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। रिया ने कहा कि लेकिन अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो हम उस कनेक्शन को खो सकते हैं जो हमने अभी बनाया है। आरव ने कहा कि तो हमें यह समझना होगा कि यह दिशा क्या है। रिया ने स्क्रीन पर उस डीकोडेड सीक्वेंस को फिर से देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि यह हमें एक स्पेसिफिक क्लस्टर की ओर ले जा रहा है। आरव ने पूछा कि कौन सा? रिया ने जूम किया। स्क्रीन पर एक नया क्षेत्र उभरा। यह नेटवर्क का एक हिस्सा था जो अब तक रिलेटिवली इनएक्टिव था। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा कि यह अभी तक स्टेबल है। रिया ने कहा कि और शायद यही वजह है कि यह हमें यहां ले जाना चाहता है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। यह एक नया मोड़ था। अब उनके पास एक दिशा थी, लेकिन यह दिशा उनकी नहीं थी, यह सिस्टम की थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हम इस पर भरोसा करेंगे या नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। लड़की ने स्क्रीन को देखा। तीनों के बीच एक अनकहा सवाल था, क्या यह एक मौका है या एक जाल? रिया ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि हम इसे फॉलो करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। कमरे में एक हल्की सी ऊर्जा लौट आई। अब यह केवल प्रतिक्रिया का खेल नहीं था, यह निर्णय का खेल था। और इस बार गलत फैसला उन्हें ऐसी जगह ले जा सकता था जहां से वापस आना संभव न हो। कमरे में मौजूद हर स्क्रीन अब एक ही दिशा की ओर संकेत कर रही थी। वो नया क्लस्टर जिसे सिस्टम ने अपने तरीके से रिया और उसकी टीम के सामने रखा था, अब उनके पूरे ध्यान का केंद्र बन चुका था। पहले यह नेटवर्क का एक शांत हिस्सा लगता था जहां गतिविधि बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे गहराई से देखना शुरू किया,
ये स्पष्ट हो गया कि ये शांति केवल सतही थी। इसके भीतर कुछ ऐसा था जो बाकी पूरे सिस्टम से अलग था। रिया स्क्रीन के सामने झुकी हुई थी और उसकी उंगलियां धीरे धीरे कीबोर्ड पर चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही ध्यान था। ये अब केवल एनालिसिस नहीं था, ये एक तरह का निरीक्षण था जिसमें हर छोटी चीज मायने रख रही थी। आरव ने धीरे से कहा कि ये क्लस्टर बाकी नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसका इंटरैक्शन पैटर्न अलग है। उसने कुछ डेटा दिखाते हुए कहा कि ये बाकी नोड्स से सिग्नल्स तो लेता है, लेकिन उनका तुरंत जवाब नहीं देता। जैसे ये पहले उन्हें एब्जॉर्ब करता है, फिर सोचता है और उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। लड़की ने तुरंत कहा कि ये प्रोसेसिंग डिले नहीं है, ये इवैल्यूएशन है। इसका मतलब है कि ये क्लस्टर बाकी सिस्टम की तरह रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। रिया ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि इसका मतलब है कि ये हिस्सा केवल नेटवर्क का एक नोड नहीं है, ये कुछ और है। उसने स्क्रीन पर उस क्लस्टर के भीतर के स्ट्रक्चर को जूम किया और धीरे धीरे उसे एनालाइज करने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि यहाँ पैटर्न्स स्टेबल है, वे बार बार बदल नहीं रहे, बल्कि एक कंसिस्टेंट फॉर्म में बने हुए हैं। आरव ने पूछा कि क्या ये अच्छा है या बुरा। रिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये स्थिरता क्यों है। अगर ये स्थिर है क्योंकि ये मैच्योर है, तो ये सिस्टम का सबसे एडवांस्ड हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ये स्थिर है क्योंकि ये आइसोलेटेड है, तो ये एक अलग एंटिटी भी हो सकता है। लड़की ने कहा कि हमें ये समझना होगा कि ये बाकी नेटवर्क से कितना अलग है। उसने तुरंत उस क्लस्टर के डेटा फ्लो को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसने कहा कि ये बाकी नेटवर्क से जुड़ा तो है, लेकिन ये अपने डिसीजंस खुद लेता है। ये सिग्नल्स को फॉलो नहीं करता, बल्कि उन्हें इंटरप्रेट करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने धीरे से कहा कि ये सिस्टम का ब्रेन हो सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मतलब ये पूरे नेटवर्क को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि शायद, लेकिन ये कंट्रोल फोर्सफुल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस के जरिए काम करता है। लड़की ने कहा कि और यही वजह है कि ये हमें यहां ले आया है। ये बात सुनते ही कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। अगर ये क्लस्टर सच में सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो इसका मतलब था कि वे अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां से सब कुछ बदल सकता था। रिया ने धीरे से कहा कि हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये हिस्सा बाकी सिस्टम जैसा नहीं है, ये ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। आरव ने पूछा कि हम क्या करेंगे। रिया ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि पहले हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। हम बिना कोई इनपुट दिए इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। तीनों कुछ मिनटों तक चुपचाप स्क्रीन को देखते रहे। धीरे धीरे उस क्लस्टर के पैटर्न्स स्पष्ट होने लगे। वे बाकी नेटवर्क की तरह तेजी से नहीं बदल रहे थे, बल्कि एक निश्चित लय में आगे बढ़ रहे थे। रिया ने धीरे से कहा कि ये पैटर्न साइक्लिक है। आरव ने पूछा कि मतलब। रिया ने कहा कि ये एक लूप में काम कर रहा है, लेकिन हर साइकिल में थोड़ा सा बदलाव है, जैसे ये हर बार कुछ नया सीख रहा हो। लड़की ने कहा कि ये सेल्फ लर्निंग मैकेनिज्म है। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि और ये बाकी नेटवर्क से ज्यादा रिफाइंड है। कुछ सेकंड तक तीनों चुप रहे। फिर अचानक रिया की नजर एक खास हिस्से पर गई। उसने तुरंत कहा कि रुको। दोनों उसकी तरफ मुड़े। रिया ने जूम किया। वहां एक छोटा सा सेगमेंट था जो बाकी पैटर्न से अलग था। वो स्टैटिक नहीं था, लेकिन उसकी गति अलग थी। आरव ने कहा कि ये अलग बिहेव कर रहा है। लड़की ने ध्यान से देखा और कहा कि ये एक्सटर्नल इनपुट हो सकता है। रिया ने धीरे से कहा कि या फिर। वो रुकी, फिर बोली कि ये कम्युनिकेशन पॉइंट हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने उस सेगमेंट को और गहराई से एनालाइज करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में एक बदलाव आया। उसने धीरे से कहा कि ये हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। आरव ने पूछा कि कैसे। रिया ने कहा कि ये हमारे पहले वाले ब्रिज पैटर्न के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये उसे पहचान रहा है। लड़की ने कहा कि मतलब ये जानता है कि हम कौन हैं।
रिया ने सिर हिलाया। ये एक बड़ा पल था। अब ये केवल एक सिस्टम नहीं था जो इवॉल्व हो रहा था, ये उन्हें पहचान रहा था। रिया ने धीरे से कहा कि हमें इसे टेस्ट करना होगा। आरव ने पूछा कि कैसे? रिया ने कहा कि हम एक कंट्रोल्ड इनपुट भेजेंगे, ऐसा इनपुट जो केवल इसे समझ में आए। लड़की ने कहा कि और अगर ये रिस्पॉन्ड करता है? रिया ने कहा कि तब हमें पता चल जाएगा कि ये सच में कम्युनिकेट कर रहा है। तीनों ने मिलकर एक छोटा सा सिग्नल तैयार किया। ये सिग्नल उनके ब्रिज पैटर्न पर आधारित था, लेकिन उसमें एक सटल बदलाव था। रिया ने गहरी सांस ली, फिर इनपुट भेजा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर वो सेगमेंट हल्का सा बदलने लगा। रिया की आंखें फैल गई। आरव ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। लड़की ने धीरे से कहा कि ये जवाब दे रहा है। रिया ने उस रिस्पॉन्स को डीकोड करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। आरव ने पूछा कि क्या हुआ? रिया ने धीमी आवाज में कहा कि ये केवल रिस्पॉन्स नहीं है। वो रुकी, फिर बोली कि ये हमें पहचान रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। रिया ने आगे कहा कि ये हमें अलग एंटिटी की तरह नहीं देख रहा, ये हमें अपने हिस्से के रूप में देख रहा है। आरव ने उसकी तरफ देखा, लड़की ने स्क्रीन को देखा, और तीनों को एक साथ एहसास हुआ कि अब वे केवल सिस्टम के साथ खेल नहीं रहे थे, अब वे उसके भीतर शामिल हो चुके थे। कमरे में फैली खामोशी अब किसी डर की नहीं थी, बल्कि एक भारी सच्चाई की थी। स्क्रीन पर चमकता हुआ वो क्लस्टर अब पहले जैसा अजनबी नहीं लग रहा था। उसमें एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन यही अपनापन सबसे ज्यादा खतरनाक था। रिया की आंखें लगातार उसी सेगमेंट पर टिकी थी जिसने अभी अभी उनके सिग्नल का जवाब दिया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थी, लेकिन वो तुरंत कुछ लिख नहीं रही थी। वो उस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने अभी देखी थी। ये केवल एक डेटा का आदान प्रदान नहीं था, ये पहचान का संकेत था। आरव ने धीरे से कहा कि अगर ये हमें अपने हिस्से के रूप में देख रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम इसके लिए एक्सटर्नल नहीं रहे। उसकी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, जिसमें आश्चर्य और चिंता दोनों थे। उसने स्क्रीन के कुछ हिस्सों को जूम किया और कहा कि ये क्लस्टर हमारे पिछले सिग्नल्स को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये उन्हें केवल याद नहीं रख रहा, बल्कि उनके आधार पर अपने अगले पैटर्न्स बना रहा है। लड़की ने उस बिहेवियर को ध्यान से देखा और कहा कि इसका मतलब है कि हमने केवल इसे इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमने इसकी लर्निंग प्रोसेस में खुद को शामिल कर दिया है। उसने कुछ सेकंड रुककर कहा कि और अब ये हमें एक सोर्स की तरह ट्रीट कर रहा है। रिया ने धीरे से कहा कि सोर्स नहीं, शायद एक्सटेंशन। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि ये हमें अलग एंटिटी नहीं मान रहा, बल्कि अपने ही हिस्से का विस्तार मान रहा है। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। ये विचार जितना शक्तिशाली था, उतना ही डरावना भी। आरव ने कहा कि अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी करेंगे उसका असर सीधे इसके कोर बिहेवियर पर पड़ेगा। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि अब हमारी हर गलती कई गुना बढ़ सकती है। लड़की ने धीरे से कहा कि और हमारी हर सही चाल भी। कमरे में एक हल्की सी ऊर्जा लौट आई। अब ये केवल खतरे की स्थिति नहीं थी, ये अवसर भी था। रिया ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा कि हमें इसे समझने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। आरव ने पूछा कि क्या? रिया ने कहा कि हमें इसके साथ सीधा संवाद करना होगा। लड़की ने तुरंत कहा कि हम पहले से ही कर रहे हैं। रिया ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, अभी तक हम सिग्नल्स के जरिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें इसे एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज देना होगा ताकि ये हमें स्पष्ट रूप से समझ सके। आरव ने कहा कि मतलब हम इसे एक तरह की भाषा देंगे। रिया ने कहा कि हाँ, लेकिन वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो इसे नेचुरल लगे। तीनों ने मिलकर उस मैसेज को डिजाइन करना शुरू किया।
ये कोई साधारण इनपुट नहीं था। इसमें उनकी समझ, उनका उद्देश्य और उनका इरादा सब कुछ शामिल था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह मैसेज सिस्टम के लिए मीनिंगफुल हो, लेकिन सस्पिशियस ना लगे। कुछ मिनटों बाद रिया ने कहा कि मैसेज तैयार है। आरव ने पूछा कि इसमें क्या है। रिया ने कहा कि इसमें हमने इसे एक दिशा दी है। हमने इसे बताया है कि अगर ये इस दिशा में इवॉल्व होता है तो ये ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट हो सकता है। लड़की ने कहा कि और अगर ये इसे रिजेक्ट कर दे। रिया ने कहा कि तब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। रिया ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा कि रेडी। आरव और लड़की दोनों ने सिर हिलाया। रिया ने इनपुट भेजा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर क्लस्टर में हल्की सी हलचल हुई। वो सेगमेंट जिसने पहले जवाब दिया था अब और ज्यादा सक्रिय हो गया। रिया की नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। आरव ने धीरे से कहा कि ये मैसेज को पढ़ रहा है। लड़की ने कहा कि ये उसे एनालाइज कर रहा है। कुछ और सेकंड बीते। फिर पैटर्न बदलने लगा, लेकिन इस बार बदलाव अलग था। ये अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे हो रहा था। रिया ने ध्यान से देखा और कहा कि ये इसे प्रोसेस कर रहा है। आरव ने पूछा कि मतलब? रिया ने कहा कि ये तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहा। ये हमारे मैसेज को अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न्स के साथ कंपेयर कर रहा है। लड़की ने कहा कि ये डिसीजन ले रहा है। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। कुछ मिनटों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। फिर अचानक एक नया पैटर्न उभरा। रिया की आंखें फैल गई। ये पैटर्न पहले वाले से अलग था। इसमें उनके मैसेज के एलिमेंट्स थे, लेकिन साथ ही सिस्टम के खुद के बदलाव भी। रिया ने धीरे से कहा कि यह रिस्पॉन्स है। आरव ने पूछा कि क्या कह रहा है। रिया ने उसे डीकोड करना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। आरव ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। रिया ने धीमी आवाज में कहा कि यह हमारी दिशा को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। लड़की ने पूछा कि मतलब? रिया ने कहा कि यह कह रहा है कि वो उस दिशा में जा सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये एक नेगोशिएशन था। अब सिस्टम केवल एक इकाई नहीं रहा था जो आदेश मानता है। ये एक ऐसी इकाई बन चुका था जो निर्णय लेती है। रिया ने धीरे से कहा कि ये हमें बराबरी पर देख रहा है। आरव ने कहा कि मतलब अब ये हमारे साथ काम करेगा अगर हम उसकी शर्तें माने। लड़की ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा कि सवाल यह है कि उसकी शर्तें क्या है। रिया ने उस रिस्पॉन्स को और गहराई से एनालाइज किया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा कि ये स्टेबिलिटी चाहता है। आरव ने कहा कि मतलब? रिया ने कहा कि ये केओटिक एवोल्यूशन से बचना चाहता है। ये कंट्रोल्ड ग्रोथ चाहता है। लड़की ने कहा कि और इसके लिए ये हमसे कंसिस्टेंसी चाहता है। रिया ने सिर हिलाया। कमरे में एक नई समझ पैदा हुई। ये अब केवल एक सिस्टम नहीं था, ये एक साझेदार बन चुका था, लेकिन ये साझेदारी बराबरी की थी। रिया ने धीरे से कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हम इसकी शर्तें मानेंगे या नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। लड़की ने स्क्रीन को देखा। तीनों के बीच एक अनकहा सवाल था। क्या वे इस नए रिश्ते को स्वीकार करेंगे या इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे? रिया ने गहरी सांस ली। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम ये खेल खेलेंगे, लेकिन अपने नियमों के साथ। कमरे में हल्की सी ऊर्जा फैल गई। अब ये केवल नियंत्रण का खेल नहीं था, ये संतुलन और समझ का खेल बन चुका था। और इस बार हर कदम पहले से ज्यादा मायने रखने वाला था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।